हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आप सभी के लिए बिहार स्पेशल PYQs, ठीक है, बिहार की आप सभी के लिए PYQs हम लेके आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को हम सॉल्व करा रहे हैं बिहार घटना चक्र की। सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के हम लोग आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसी क्रम में आप सभी को लगभग आज चौथी पांचवी क्लास है आप सभी की। ठीक उसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन है कि देखिए, ईसा पूर्व छठी सदी में, कब की बात हो रही है? ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? सभी को पता होगा इस समय, ठीक है, भारत में विश्व में इस समय भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो ईसा पूर्व अगर छठी शताब्दी की बात करें तो उस समय सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? ठीक है, तो लोग बोलते हैं यहाँ से ली गई वहाँ से ली गई गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे देश में, तो सबसे पहले हमारे ही देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, कहने की बातें और है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की सबसे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे देश से है। कहाँ की? वैशाली से है। कहाँ पर? वैशाली में सबसे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली में थी। छठी शताब्दी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी और मल्ल कहाँ पर? वहीं वज्जी और मल्ल नामक दो राज्यों में कैसी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? कैसी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी? वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी क्या थे? सबसे अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची, ठीक है, कहाँ पर उपलब्ध है? इसमें से 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आपको 30 सेकंड का 20 या फिर 10 सेकंड का गैप मिलेगा, तो सभी लोग अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा, फिर खुद कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सब लेयर, अगर आप लोगों को चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्लियर है? 16 महाजनपद कौन कौन से थे कहिए तो आप लोगों को हम बता, चलिए जान ही लीजिए। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? अंग थे, मगध, ठीक है, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, ठीक है, वत्स था और मत्स्य, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइए। एक सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये कहते थे ये 16 महाजनपद थे जो जिसका वर्णन हमें कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जो कि कहाँ पर? दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक, क्लियर? और जो जनौषभ है, जनौषभ में केवल 12 राज्यों के नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या है? 16 महाजनपदों, कितना? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? मौर्य, कुषाण, पाल या फिर गुप्त? किसकी बात हो रही है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त युग। ठीक है, गुप्त युग में। कब? गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा कैसा है? एक विश्वविख्यात, कैसा? विश्वविख्यात बौद्ध पीठ क्या था? विश्वविद्यालय था। या दक्षिण बिहार में कहाँ पर? राजगीर के निकट स्थित था। कहाँ पर? दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित विश्वविद्यालय था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर? इसके जो है अवशेष, इसके ध्वंसा अवशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर, ठीक है,
ग्राम में दूर तक क्या है, आज भी बिखरे पड़े हैं। अगर 5वीं शताब्दी के मध्य बात करें तो गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ था, अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने, किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त और बाल आदित्य जो है, इन गुप्त शासकों ने क्या किया, बिहार को दान दिया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय, अभी हमने आपको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, विश्व में प्रसिद्ध था। तो वो किस लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था? चलिए आइए देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में किस लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में क्या था, विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए यह कैसा था, विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग क्या आया था, यहाँ पर आया था। कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग। ठीक, कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। क्लियर, चीनी यात्री ह्वेनसांग क्या भारत आया था यहाँ के अध्ययन के लिए। क्लियर है, बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? कब मध्यकालीन भारत में कौन सी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? कहाँ पर? मध्यकालीन भारत में। चलिए बताइए, किसकी बात हो रही है? मनसबदारी व्यवस्था की बात हो रही है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, किस लिए? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? एक विशिष्ट प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्या थी? विशिष्ट प्रकार की, एक विशेष प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुगल शासक अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। मनसबदार द्वारा कितनी 3 बातें निर्धारित होती थी। मनसबदार द्वारा कितनी 3 बातें निर्धारित होती थी। कौन सा? पदाधिकारियों का वरीयता क्रम। ठीक, पहला कौन सा? पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान और तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। ठीक, कौन कौन से? पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। ठीक है, क्लियर। तीनों। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को क्या होता था? अपने मनसब के अनुसार, मनसबदारी में, सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। ठीक, इस व्यवस्था से राज्य ने क्या किया? सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व के मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या फिर जागीर प्रदान की जाती थी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलिए देखते हैं क्या है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किसकी बात हो रही है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ठीक, चलिए बताइए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में। कब? ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को जितना भी क्वेश्चन, मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन इस क्लास में कराऊंगा। और सारे क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा बार बार आप लोग रिपीट करके यहीं पे सारे क्वेश्चन याद करके जाइए, याद कर लीजिए। जितना मतलब जितनी भी देर की क्लास हो, 15 से 20 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाएं। ठीक, सिर्फ 1 से 2 बार अगर आप लोग रिवीजन कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले तो सारा रिकॉल हो जाएगा। ठीक, चलिए किसकी बात हो रही है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होता? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में
किसका? सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। ठीक, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजा बिंबिसार था। कौन? राजा बिंबिसार था। कौन? राजा बिंबिसार था। ठीक है, कब? लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 544 से 492, 492 ईसा पूर्व में। क्लियर? 544 से 492 ईसा पूर्व में मगध उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब? मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन महाजनपद कौन सा? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध जो है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी राजधानी थी जो प्राचीन महाजनपद मगध है इसकी राजधानी कौन सी थी? इसमें से बताइए कौन सी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जो मगध की आरंभिक राजधानी थी कौन सी थी? आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। फिर गुप्त काल में मगध की राजधानी बनी रही है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले जो प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में क्या है? अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा कौन था? जरासंध था। इसने क्या? किसको? गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? नंद वंश के पश्चात, किसके पश्चात? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किस पर? मगध। नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। किसकी बात हो रही है? नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद किसने शासन किया मगध पर? मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक, नंद वंश की स्थापना किसने? शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। ठीक, क्लियर है? नंद वंश में कुल कितने? 9 राजा हुए थे। कौन कौन से? उग्रसेन, जिसने पुराणों में महापद्म कहा गया, उग्रसेन। ठीक है, नंद वंश में कुल कितने? 9 राजा हुए। कितने राजा हुए नंद वंश में? 9 राजा हुए, जिसमें उग्रसेन था, जिसको पुराणों में क्या कहा गया? पुराणों में महापद्म कहा गया उग्रसेन को। क्लियर है? दूसरा पांडुक, तीसरा पांडुगति। ठीक है, दूसरा कौन था? पांडु, तीसरा पांडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठवां गोविषाणक, सातवां दस सिद्धक, आठवां कैवर्त और नौवां धनानंद। ठीक है, नौवां धनानंद। क्लियर? नंद वंश से क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश में क्या है? जनता से बलपूर्वक धन वसूलना। ठीक है, क्या हुआ था? नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के क्या हो गई थी? विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया था। ठीक, इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने क्या की? धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह क्या है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। आपको हम 10 से 20 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, जिससे किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में इसका आंसर पूछ सकेंगे।
ठीक है। आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। ठीक, क्या क्वेश्चन है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है? तो कौन सा? विशाख दत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में क्या है? विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। किसमें? विशाख दत्त द्वारा जो लिखा गया मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में क्या है? सूचना प्राप्त होती है। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? किसकी बात है? विशाख दत्त की बात हो रही है। ठीक, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। ठीक, किसका? नंदराज का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया। 18वीं शताब्दी में धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। ठीक, मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख है। कौन कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक और अभिसारिका बंधिक। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा, किसकी बात हो रही है? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? किसकी बात हो रही है? कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कौन सा राजा? मगध। कौन सा? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? बताइए कौन था? महान सिकंदर के समकालीन कौन था? धनानंद। कौन सा राजा सिकंदर समकालीन के सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। ठीक है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारी। ठीक, बात करें महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या किसमें? पुराणों और ग्रंथों में कितनी? 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, जो सिकंदर का क्या था? समकालीन था। उसने यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। क्लियर है? भदतसाल उसका क्या था? सेनापति था। भदतसाल क्या है? उसका सेनापति। आइए देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किससे बना था? लकड़ी का बना था। ठीक, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? लकड़ी का बना है। किसका? लकड़ी का बना है। बिहार में पटना के समीप अगर हम लोग देखें या फिर बात करें इसके बारे में, तो बिहार में कहाँ पर? पटना के समीप कहाँ पर? बुलंदी बाग और कुम्हार। ठीक, बुलंदी बाग और कुम्हार में जो की गई खुदाई है, वहाँ से मौर्य काल के कौन सी लकड़ी के विशाल भवनों के क्या है? अवशेष प्रकाश में आए हैं। ठीक, इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? स्पूनर महोदय को है। ठीक, बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुम्हार के राजप्रसाद के क्या है? अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक, शिवाजी। इसमें से अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ठीक, तो अष्टप्रधान का गठन 68 बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है। सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा। किसने? शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने? शिवाजी ने किया था। राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर इन्होंने अष्टप्रधान की क्या की? व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। क्लियर?
इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी इसमें से? ठीक, तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने किस मौर्य राजा ने? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय, ठीक है, दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अगर हम बात करें, ठीक, तो इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन में तामिल साक्ष्यों से जो है जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग की अगर हम बात करें, दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? किंतु अशोक ने क्या किया? एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः क्या होगा? ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास में क्या है? उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तामिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, आइए देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में आप सभी लोग इसका आंसर बताएं, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ऐसा अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव क्या है? पश्चिम भारत पर था। तो कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप सभी को। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तब भी कमेंट में बताइएगा। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया, हमारी क्लास पसंद है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट में आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।